हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में साइंस प्रैक्टिस सेट पेपर देखने वाले हैं। यह वीडियो बिहार शिक्षक भर्ती 2024 के लिए अति महत्वपूर्ण रहने वाला है, तो आप लोग लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन जलवायु का मानव जनित विकिरणकारी बल है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर होगा ये होगा ई ऑप्शन। तो एरोसोल जलवायु के एक महत्वपूर्ण मानव जनित विकिरणकारी बल का प्रतिनिधित्व करता है। देखिए, सामूहिक रूप से एरोसोल ब्लॉक और विकिरण के एक ऐसे हिस्से को प्रतिबंधित और अवशोषित करते हैं। एरोसोल जो है सामान्य रूप से गैस में द्रव या गैस में ठोस का भी मिश्रण होता है। सूर्य से पृथ्वी पर सौर ऊर्जा विकिरण प्रक्रिया द्वारा होता है। पृथ्वी पर सभी जीवाश्म ऊर्जाओं का स्रोत सूर्य है। एरोसोल प्रदूषण जिसमें हवा में निलंबित ठोस और तरल कण होते हैं और आने वाली धूप को प्रतिबिंबित कर सकते हैं। फिर देखिए कि ब्लैक कार्बन जो है, जो बर्फ पर जमा होने पर पृथ्वी की सतह को गहरा और कम जो है परावर्तक बना सकता है। ठीक है। उसके बाद देखिए कि विकिरण बल जो है इस बात का माप है कि पृथ्वी वायुमंडल प्रणाली का ऊर्जा संतुलन कैसे प्रभावित होता है। नेक्स्ट, खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में क्यों बांटा गया है। तो उसका राइट आंसर होगा सी, पोषी स्तर बनाने के लिए। पोषी स्तर बनाने के लिए खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में बांटा गया है। पोषी स्तर बनाने के लिए खाद्य श्रृंखलाओं में जीवों को श्रेणियों में बांटा गया है। पोषी स्तर खाद्य श्रृंखला के भीतर के स्तर है जहां एक जीव अपनी ऊर्जा प्राप्त करता है। यह ऊर्जा स्तर इस बात पर निर्भर करती है कि जीव उत्पादक है, उपभोक्ता है या अपघटक। खाद्य श्रृंखलाओं में पोषी स्तरों की संख्या 3 से 5 तक होती है। खाद्य श्रृंखला या आहार श्रृंखला स्वपोषित जीवों में आरंभ होने वाले और एक शीर्ष पर भक्ष्यों पर समाप्त होने वाले आहार जाल में कड़ियों का एक रैखिक जो है संजाल है। फिर देखिए कि खाद्य वेब एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी अवधारणा है। मूल रूप से खाद्य वेब एक समुदाय के भीतर खाद्य जो है संबंधों का प्रतिनिधित्व करता है। फिर है कि एक खाद्य श्रृंखला मूल रूप से उत्पादकों और उपभोक्ताओं से बनी होती है। उपभोक्ताओं में अन्य सभी प्रकार के जीव शामिल होते हैं, जैसे हार्बीवोर्स, मांसाहारी आदि। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 113 है कि लोहे का संक्षारण होकर किस रंग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। तो 113 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए, लोहे का संक्षारण होकर भूरे रंग का हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड बनता है। मौलिक लोहे और उसके मिश्र धातुओं जैसे स्टील के क्षरण को जो है जंग लगना कहा जाता है। यदि लोहे का कोई टुकड़ा कुछ समय के लिए खुली हवा में रहता है तो उस पर भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। इस प्रक्रिया को जंग लगना तथा पदार्थ को जंग कहा जाता है। लोहे का क्षरण जो है एक प्रकार की ऑक्सीकरण प्रतिक्रिया है। ऑक्सीकरण अभिक्रियाएं वे अभिक्रियाएं होती हैं जिनमें पदार्थ जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अब देखिए CIS पॉलीआइसोप्रीन किस रबर में मौजूद होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ए ऑप्शन, हेविया रबर। तो देखिए उस क्वेश्चन नंबर जो है सीस पॉलीआइसोप्रीन हेविया रबर में मौजूद होता है। ट्रांस पॉलीआइसोप्रीन जो है गुइले रबर की देखिए गुएले रबर और जो है पर्चा रबर में मौजूद होता है। रबर जो है हिबिया बेसिलेनिसिस नामक पौधे के लैक्टेसेस से प्राप्त होता है। फिर रबर को कठोर बनाने के लिए इसकी अभिक्रिया सल्फर से कराई जाती है। इससे रबर कठोर हो जाता है और इस प्रक्रिया को जो है रबर का वल्कनीकरण कहते हैं। रबर का वल्कनीकरण प्राकृतिक रबर को जो अधिक मजबूत और लोचेदार रूप में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है।
फिर देखिए कि यह गैर ध्रुवीय जो है सॉल्वेंट्स में घुलनशील हैं और ऑक्सीकरण एजेंटों के प्रतिक्रियाओं के प्रति प्रतिरोधी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात के नियम के संबंध में क्या कहा है? तो बी ऑप्शन। तो एक दिए गए यौगिकों में हमेशा तत्वों का समान अनुपात होता है, भार के अनुसार ही तत्वों का अनुपात सदैव समान होता है। तो देखिए जोसेफ प्राउस्ट ने निश्चित अनुपात के नियम के संबंध में कहा है कि एक दिए गए यौगिकों में हमेशा तत्वों का समान अनुपात होता है, भार के अनुसार भी तत्वों का अनुपात समान होता है। फिर है कि जब जोसेफ प्राउस्ट ने प्रयोगात्मक रूप से एक यौगिक में मौजूद जो है तत्वों की संरचना के बारे में काम किया, तो उन्हें पता चला कि यह जो है उनके द्वारा लिए गए सभी नमूनों के लिए जो है समान था कुछ। और उसके बाद देखिए कि जोसेफ लुइस ने यह भी निष्कर्ष निकाला कि किसी भी स्रोत से किसी विशेष यौगिक में हमेशा द्रव्यमान या भार के अनुसार समान अनुपात में समान तत्व रहते हैं। फिर देखिए कहता है कि बहु अनुपात का नियम डाल्टन द्वारा प्रस्तावित किया गया था। फिर है कि एकाधिक अनुपात का नियम यह है कि जब दो तत्व एक दूसरे के साथ मिलकर एक ही अधिक यौगिक बनाते हैं तो एक तत्व का द्रव्यमान जो दूसरे के निश्चित द्रव्यमान के साथ जुड़ता है वह छोटी पूर्ण संख्याओं के अनुपात में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है कि उपसर्ग योक्टो अटो के लिए क्रमशः गुणज क्या है? तो देखिए योक्टो यानी y बराबर होता है 10⁻⁻24, ठीक है। एवं ऑटो यानी a बराबर होता है आपको 10⁻⁻18। कितना होता है? 10⁻⁻18, ठीक है। अब देखिए इस 10 के पावर कितना होता है? तो माइनस जो है 18 होता है। अब कहता है कि इनके गुणज, तो इनका गुणज जो है क्या होगा? तो डी ऑप्शन यानी उपरयुक्त में से एक से क्या हो जाएगा? तो अधिक हो जाएगा, ठीक है। तो योक्टो के लिए होगा 10⁻⁻24 और ऑटो के लिए हो जाएगा आपको 10⁻⁻18, यानी इसका राइट आंसर होने वाला है आपको डी ऑप्शन। क्या होगा? डी ऑप्शन, ठीक। उसके बाद देखिए, उसके बाद है कि फेमटो का मतलब होता है 10⁻⁻15, ठीक। उसके बाद देखो पीको, तो पीको मीन्स होता है 10⁻⁻12 पीको। उसके बाद नैनो का मतलब होता है 10⁻⁻9, ठीक है। नैनो 10⁻⁻9। माइक्रोन का होता है 10⁻⁻6, ठीक है। उसके बाद देखिए मिली, तो मिली यानी 10⁻�3। उसके बाद होता है सेंटी यानी 10⁻⁻2। डेसी जो होता है ये होता है 10⁻⁻1 डेसी। उसके बाद डेका, तो डेका होता है 10⁻1। क्या होता है? 10⁻1 होता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट है कि डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य किस कण से बना होता है? तो बी ऑप्शन परमाणु। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार पदार्थ अविभाज्य कण परमाणु से बना होता है। परमाणु तत्व का सबसे छोटा कण है। परमाणु वर्तमान में विभाज्य है। परमाणु के 3 मूल कण है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। परमाणु जीवन की मूल इकाई है। अणु एक यौगिक है जो रासायनिक बंधों द्वारा बंधे या दो से अधिक परमाणु से बना होता है। मिश्रण किसी भी अनुपात में शुद्ध पदार्थों के मिलने से बनता है। आयन या तो धनात्मक या ऋणात्मक रूप से आवेशित होता है। क्वेश्चन नंबर 118 देखिए। क्वेश्चन नंबर 118 है कि वायुमंडल में मौजूद नाइट्रोजन के औसत परमाणु द्रव्यमान की गणना करें। 118 का होगा ए ऑप्शन। तो देखिए किसी तत्व का औसत परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने का जो सूत्र है ये औसत द्वारा दिया गया है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान बराबर होता है सिग्मा आइसोटोप की प्रचुरता गुने आइसोटोप का जो है उदाहरण, ठीक है। उसके बाद देखिए इसमें जो है नाइट्रोजन के लिए औसत परमाणु द्रव्यमान होता है आपको 99.69 इंटू हो जाएगा आपको 14.0031, ठीक है, प्लस 0.39% इंटू 15.0001, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए 119
119 है कि दी गई प्रतिक्रियाओं में से कौन सी प्रतिक्रिया संतुलित प्रतिक्रिया के रूप में गिनी जाती है, तो बी ऑप्शन, यानी 4Al + 3O2 ये होगा 2Al2O3 एक संतुलित प्रतिक्रिया है जिसमें दोनों तरफ विभिन्न तत्वों के परमाणु की संख्या बराबर है। ठीक है, बाकी के सही जो है सभी जो है संतुलित समीकरण है, जैसे 2H2 + O2 2H2O। ठीक है, फिर Mg + O2 हो जाएगा आपको 2HNO3 MgNO3 के होल ट्वाइस + 2H2O N2 + 3H2 ये हो जाएगा आपको 2NH3। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 120 को यदि देखें, देखिए यहाँ पे होगा 2H2। ठीक है, 2H2 + O2 2H2O। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 120 यदि देखें, कहता है कि ए और बी दो विलयन है जो मिश्रित परिणामी विलयन की मोलरता की गणना करे, तो 120 का राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। अब देखिए तो विलयन ए और बी मिश्रित करने पर जो है परिणामी विलयन की जो मोलरता होता है, यानी M बराबर मोलरता M बराबर होता है M1V1 + M2V2 और नीचे में होता है V1 + V2। तो विलयन ए और बी मिश्रित करने पर परिणामी विलयन की मोलरता होगा M1V1 + M2V2 प्लस में क्या बट्टा में क्या होगा V1 + V2। ठीक है, ए की मोलरिटी एवं आयतन M1V1 एवं बी की मोलरिटी एवं आयतन जो होता है ये M2V2 होता है। ठीक है, अब देखिए तो ये हो जाएगा आपको M1V1, तो ये हो जाएगा M1 यानी 1.3 × 100 प्लस M2V2 0.8 × कितना 500 अब बाय V1 + V2 यानी 100 + कितना 500, 100 + 500 ये हो जाएगा आपको, तो ये हो जाएगा 530 बट्टा जो है 600, 530 बट्टा 600, एक 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, ये क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.883 मोल पर लीटर। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट 121 है कि कौन सा बंधन सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित दो जो है अणुओं के बीच एक जो है बीज की तरह कार्य करता है, एक ब्रिज की तरह। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा सी, हाइड्रोजन बंधन। हाइड्रोजन बंधन सहसंयोजक बंधन द्वारा निर्मित दो अणुओं के बीच एक ब्रिज की तरह कार्य करता है। हाइड्रोजन बंधन अणुओं के बीच एक विशेष प्रकार का द्विध्रुवीय आकर्षण है, न कि हाइड्रोजन परमाणु के लिए सहसंयोजक बंधन। अब देखिए यह सहसंयोजक बंधन जो बंधक है, यह सहसंयोजक रूप से बंधे हाइड्रोजन परमाणुओं जैसे कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फ्लोरीन परमाणु या एक अन्य अत्यधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु के बीच आकर्षण बल के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। उदाहरण के लिए पानी के अणु H2O में हाइड्रोजन सहसंयोजक रूप से अधिक जो है ऋणात्मक ऑक्सीजन परमाणु से बंधा होता है। हाइड्रोजन आबंध के गुण हैं कि ये घुलनशीलता प्रदान करती है और स्थिरता एवं उच्च श्यानता और सतह तनाव होता है। हाइड्रोजन बॉन्ड कमजोर होते हैं और आसानी से टूट जाते हैं। नेक्स्ट कहता पाई बॉन्ड में क्या शामिल होते हैं, बी ऑप्शन, यानी साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो पाई बॉन्ड में साइड वाइज ओवरलैपिंग शामिल होते हैं। सिग्मा बंधन की सबसे मजबूत प्रकार के सहसंयोजक बंधन के रूप में संदर्भित किया गया है, क्योंकि सिग्मा बंधन के निर्माण में शामिल जो ऑर्बिटल्स के मामले में ओवरलैप की सीमा अधिकतम होती है। सिग्मा और पाई बॉन्ड के बीच मुख्य अंतर नीचे सारणीबद्ध है। इस सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड, तो देखिए ओवरलैपिंग, तो सिग्मा बॉन्ड जो है ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स शुद्ध या संकर होते हैं, जबकि पाई बॉन्ड ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स को जो अनहाइब्रिडाइज किया जाना चाहिए। सिग्मा बॉन्ड की यदि बात करें तो ये बंधन मजबूत होते हैं और इनमें ऊर्जा उच्च जो है बंधन ऊर्जा होती है। पाई बॉन्ड में ये बंधन अपेक्षाकृत कमजोर होते हैं। सिग्मा बॉन्ड स्वतंत्र रूप से जो है अस्तित्व में जो है रह सकते हैं और पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड के साथ मौजूद होना चाहिए। उसके बाद देखिए पाई बॉन्ड एक प्रकार का सहसंयोजक बंधन है जिसमें परमाणुओं की जो है आंतरिक अक्ष एक दूसरे के समांतर होते हैं और ये साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए होते हैं। यहाँ बनने वाला बंधन जो है अंतरानाभिकीय अक्षों के लंबवत होता है। अम्ल जो है एवं क्षारक
अभिक्रिया है, उपरांत लवण एवं जल प्रदान करता है। नेक्स्ट 123 देखिए, 123 है कि कमजोर अम्ल और मजबूत क्षार वाले लवण का जलीय घोल जो है क्षारीय क्यों होता है? 123 का होगा ई ऑप्शन। तो कमजोर एसिड और मजबूत के लवण का जलीय घोल आयनिक हाइड्रोलिसिस के कारण क्षारीय होता है। मजबूत एसिड और कमजोर क्षारक के लवण का जलीय घोल जो है कमजोर है, डिग्री के धनायनिक हाइड्रोलिसिस के कारण अम्लीय होता है। फिर है कि प्रमुख लवण, तो देखिए कमजोर अम्ल और प्रबल क्षारक और क्षारीय लवण, तो प्रबल अम्ल प्लस प्रबल क्षारक मिलकर ये उदासीन लवण बनाता है। प्रबल अम्ल और निर्बल क्षारक मिलकर क्षारकीय लवण बनाता है। नेक्स्ट 124 है कि SnCl2 प्लस FeCl2 ये बनाता है SnCl4 प्लस 2Fe किस अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो ये देखिए इसमें जो है यहाँ से है, यदि हम बात करें तो ये हो जाएगा आपको सी ऑप्शन, यानी रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या हो जाएगा? तो रेडॉक्स अभिक्रिया जो है यहाँ पे हो जाएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया जो है यहाँ से हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए Cl2 की यदि बात करें तो Cl2 जो है यहाँ पे आया है, Cl2 Cl4 बना है, और उसके बाद देखिए यहाँ पे जो है Cl2 जो है यहाँ से गायब हो गया है। ठीक, तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए इलेक्ट्रॉन खोना जो है ऑक्सीकरण होता है, उपचयन होता है इलेक्ट्रॉन प्राप्त करना। ठीक है, ऑक्सीकरण जो है इलेक्ट्रॉन खोना ऑक्सीकरण होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन खोना ऑक्सीकरण और इलेक्ट्रॉन पाना उपचयन। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 125 की यदि बात करें, कहता निम्नलिखित में से कौन सा जीव जो है कार्बनिक पदार्थ को नष्ट कर देता है जिससे पदार्थ पर्यावरण में जो है स्थानांतरित हो जाता है? 125 का ए मिथेनोजेंस। तो देखिए जुगाली करने वालों की डकार और मनुष्यों में जो है पेट फूलने में मेथेनोजेंस जिम्मेदार होते हैं, और वायवीय शोषण के अन्य रूपों द्वारा उत्पादित अतिरिक्त उत्पादों को जो है हटाकर मिथेनोजेन अवायवीय वातावरण में एक महत्वपूर्ण पारिस्थितिकी भूमिका निभाते हैं। मिथेनोजेनिक बैक्टीरिया प्रकृति में व्यापक और कीचड़, सीवेज और जानवरों के स्पेन में पाए जाते हैं। मिथेनोजेंस प्राकृतिक बायोगैस का उत्पादन करने वाली अवायवीय स्थितियों के तरह जो है कार्बनिक पदार्थ को जो है खराब करते हैं, और यहाँ जो है मैग्नीशियम, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन सूक्ष्म जीव नहीं है जो कार्बनिक पदार्थ को खराब करते हैं। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 126। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 126 है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक जो है कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं के मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता, वह है। तो इसका 126 का राइट आंसर होगा बी सेंट्रोसोम। एक कोशिकांग जो पशु कोशिकाओं में मौजूद होता है लेकिन पौधों की कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता, वह है सेंट्रोसोम। पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम और लाइसोसोम की कमी होती है, जबकि पशु कोशिकाओं में यह पाई जाती है। कीटभक्षी पादप में लाइसोसोम पाए जाते हैं। पशु कोशिकाओं में कोशिका भित्ति, क्लोरोप्लास्ट और अन्य विशिष्ट प्लास्टिक के साथ साथ एक बड़ी केंद्रीय रिक्तिका का अभाव होता है, लेकिन पौधों की कोशिकाओं में यह पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 127 है। देखिए 127 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? सी ऑप्शन। तो देखिए कोलेस्ट्रॉल एक जो है स्टेरॉयड है जो जानवरों की कोशिका झिल्ली में पाया जाता है, यह कथन सत्य नहीं है। पौधों की कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हद तक अनुपस्थित होता है, यही कारण है कि वनस्पति तेलों को कोलेस्ट्रॉल मुक्त माना जाता है। पादप कोशिका और पशु कोशिका के बीच प्रमुख अंतर नीचे दिए गए हैं। जैसे देखिए गुण की बात करें तो कोशिका का आकार और पादप कोशिका जो है चौकोर और या आयताकार होता है, पशु कोशिका जो है गोल होता है। ठीक है, उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर जो है 128 है कि एरिथ्रोसाइट का आकार कैसा होता है? तो इसका राइट आंसर होगा ई ऑप्शन। एरिथ्रोसाइट का आकार जो है द्विअवतल होता है। ठीक है,
एरिथ्रोसाइट के प्लाज्मा झिल्ली के परिधीय में प्रोटीन आंतरिक सतह पर स्थित होते हैं और एक फाइब्रिलर झिल्ली कंकाल बनाते हैं जो एरिथ्रोसाइट के द्विअवतल आकार को निर्धारित करने में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। लाल रक्त कोशिकाएं या एरिथ्रोसाइट्स रक्त को उसका विशिष्ट रंग देती हैं और रक्त की मात्रा का लगभग 40 से 45% बनाती हैं। लाल रक्त कोशिकाएं हमारी अस्थि मज्जा में निर्मित होती हैं, जहां से वे आमतौर पर लगभग 120 दिनों तक जो है जीवित रहती है। लाल रक्त कोशिका का मुख्य कार्य फेफड़ों से ऑक्सीजन लेना और इसे हमारे पूरे शरीर में पहुंचाना है। नेक्स्ट कहता है कि ग्लाइकोफोरिन निम्नलिखित में से किस बीमारी में शामिल है? तो ग्लाइकोफोरिन जो है मलेरिया बीमारी में शामिल है, इसका ई ऑप्शन। ठीक है, मलेरिया बीमारी में शामिल है। उसके बाद है कि ग्लाइकोफोरिन जो है प्रोटोजोआ द्वारा उपयोग किया जाने वाला जो है रिसेप्टर है जो मलेरिया का कारण बनता है। यह प्रोटोजोआ को रक्त कोशिकाओं में प्रवेश का मार्ग प्रदान करता है। सामान्य रूप से जिन लोगों में जो ग्लाइकोफोरिन ए और बी की कमी होती है वे इस बीमारी के प्रति जो है प्रतिरक्षित होते हैं। ग्लाइकोफोरिन प्रोटीन का काम जो है मुख्य रूप से चीनी अणुओं को ले जाना है। यह लगभग 60% ग्लाइकोसिलेटेड होता है। लाल रक्त कोशिका के इतनी आसानी से प्रसारित होने का कारण प्रोटीन का हाइड्रोफिलिक जो है चार्ज कोट है। ग्लाइकोफोरिन लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करने वाले प्रोटीन के परिवार का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 130 है। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में कौन सा वर्णक मुख्य रूप से शामिल होता है? 130 का बी यानी क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने में क्लोरोफिल बी वर्णक प्रमुख रूप से शामिल है। देखिए कि क्लोरोफिल जो है प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। बैंगनी, पीला और नारंगी लाल प्रकाश तरंगदैर्ध्य क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित होते हैं। नीले तथा लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर अधिक होती है। प्रकाश का नीला रंग अधिकतर क्लोरोफिल ए द्वारा अवशोषित होता है। क्लोरोफिल बी एक वर्णक है जिसका रंग पीला होता है। यह वर्णक सूर्य के प्रकाश के व्यापक अवशोषण के लिए जिम्मेदार है। यह पौधों के प्रकाश अवशोषक एंटीना में मौजूद होता है। नेक्स्ट 131 है कि जेल में डीएनए अणुओं को देखने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? 131 का होगा ए ऑप्शन, एथिडियम ब्रोमाइड। जेल जो है इलेक्ट्रोफोरेसिस की तकनीक में जेल पर डीएनए अणुओं को देखने के लिए एथिडियम ब्रोमाइड का उपयोग किया जाता है। एथिडियम ब्रोमाइड एक जो है फ्लोरोसेंट इंटरकेलेरिंग एजेंट है जो खुद को डबल हेलिक्स में सम्मिलित करता है। डीएनए की खोज जो फ्रेडरिक मिशर ने किया था। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। नेक्स्ट है कि माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए में निम्नलिखित में से कौन सा स्टॉप जो है कोडन है? 132 का हो जाएगा सी ऑप्शन, एजीजी। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए में स्टॉप कोडन एजीजी होता है। आनुवंशिक कोड की सार्वभौमिकता के कुछ जो है अपवाद हैं जो माइटोकॉन्ड्रियल आरएनए के कोडॉन में पाए जाते हैं। एजीजी और एजीए को जो है ऑर्जिनिन के बजाय स्टॉप कोडॉन के रूप में पाया जाता है। आरएनए मैसेंजर आरएनए है जो सूचना का प्रबंधन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पैराथायरॉइड ग्रंथि में किस प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं? बी ऑप्शन, मुख्य कोशिकाएं और ऑक्सीफिल। तो देखिए कि पैराथायरॉइड ग्रंथि में मुख्य कोशिकाएं और ऑक्सीफिल कोशिकाएं पाई जाती हैं। मुख्य कोशिकाएं पैराथायरॉइड हार्मोन के स्राव का प्रबंधन करती हैं। जब कोशिकाओं को देखा जाता है तो उनमें हार्मोन के संश्लेषण और स्राव में मदद करने के लिए जो है मुख्य गोल्गी अपराटी और एक विकसित
प्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, यह जो है मुख्य कोशिकाएं ऑक्सीफिल कोशिकाओं से छोटी होती है, वे अधिक प्रचुर मात्रा में होती हैं। फिर है कि ऑक्सीफिल कोशिकाएं का उद्देश्य पूरी तरह से अभी तक समझा नहीं गया है। वे मुख्य कोशिकाओं से बड़े होते हैं और उम्र के साथ उनकी संख्या में वृद्धि होती प्रतीत होती है। ऑक्सीफिल कोशिकाएं यौवन की शुरुआत में दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है कि मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन। तो देखिए ट्रांसफ्यूजन मानव रक्त के स्थानांतरण की प्रक्रिया को कहा जाता है। रक्त आधान एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें रक्त या रक्त उत्पादों को अंतःशिरा द्वारा प्रशासित किया जाता है। ठीक, उसके बाद देखिए कि रक्त आधान का उपयोग कई कारणों से किया जाता है, जिनमें कुछ प्रमुख शामिल है कि कार दुर्घटना या प्राकृतिक आपदाओं से गंभीर चोटें के लिए, ऐसी बीमारियां जो एनीमिया का कारण बनती हैं, और ल्यूकेमिया या किडनी रोग होता है। उसके बाद शल्य चिकित्सा रक्तस्राव विकार। रक्त आधान 3 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है लाल रक्त कोशिका आधान, प्लेटलेट्स आधान, प्लाज्मा आधान। रक्त आपके शरीर के वजन का लगभग 7% बनाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 135 है, सबसे दुर्लभ रक्त समूह कौन सा है? तो ए ऑप्शन, ए बी निगेटिव। तो देखिए ए बी निगेटिव सबसे दुर्लभ रक्त समूह है। सबसे दुर्लभ रक्त प्रकार है बी निगेटिव। ठीक है, जो कुल जनसंख्या के 1.5% में पाया जाता है। ए बी निगेटिव जो है जो कुल जनसंख्या के 0.6% में पाया जाता है। फिर है कि ए बी पॉजिटिव जो है जो कुल जनसंख्या के 3.4% में पाया जाता है। रक्त में मौजूद आरबीसी अपनी सतह पर कुछ अणुओं जिन्हें एंटीजन कहते हैं ले जाते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि आपका रक्त समूह क्या है। एंटीजन माता पिता से आनुवांशिक रूप से में मिले जीव पर निर्भर करती है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट 136 है कि एडीएच का कार्य क्या है? बी ऑप्शन, जल अवशोषण बढ़ाता है। एडीएच का कार्य जल का अवशोषण बढ़ाना। एडीएच का मतलब होता है एंटी डायूटिक हार्मोन। यह किडनी को बताता है कि कितना पानी संरक्षित करना है और यह पानी के अवशोषण को बढ़ाने में मदद करता है। यह मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस द्वारा स्रावित होता है और पिट्यूटरी ग्रंथि में संग्रहित होता है। उसके बाद है कि एडीएच रिलीज को एट्रियल नाइट्रियूरेटिक पेप्टाइड द्वारा जो है बाधित किया जाता है, जो रक्तचाप में वृद्धि के साथ साथ शराब और कुछ दवाओं के जवाब में विस्तारित एट्रिया द्वारा जारी किया जाता है। प्लाज्मा ऑस्मोलैरिटी में कमी की प्रतिक्रिया में एडीएच रिलीज कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है कि यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचय के कारण जोड़ों की सूजन को क्या कहा जाता है? तो ए ऑप्शन, गाउट। तो देखिए यूरिक एसिड क्रिस्टल के संचयन के कारण जोड़ों की सूजन को जो है गाउट कहा जाता है। यदि आपके शरीर में बहुत अधिक यूरिक एसिड रहता है तो इसे जो हाइपर यूरिसीमिया होता है। उसके बाद हाइपर यूरिसीमिया के कारण यूरिक एसिड नुकीले क्रिस्टल में एक साथ चिपक जाता है। ये क्रिस्टल जोड़ों में जमा हो सकते हैं और गठिया का एक दर्दनाक रूप जो है गाउट का कारण जो है बन सकते हैं। किडनी में भी वे जमा हो सकते हैं और किडनी की पत्थरी का निर्माण कर सकते हैं। यूरिक एसिड का स्तर मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर 138 देखिए, क्वेश्चन नंबर 138 है कि हृदय की धड़कन में आवेगों के संचरण का सही मार्ग कौन सा है? तो बी ऑप्शन। तो देखिए हृदय की धड़कन में आवेशों के संचरण का सही मार्ग है एस नोड, एवी नोड, HIS और पुरकिंजी फाइबर का बंडल। ठीक है, उसके बाद देखिए कि दिल की धड़कन प्रक्रिया में निम्नलिखित कारण शामिल हैं कि
SA नोड जो है आलिंद की मांसपेशियों को अनुबंधित करके अनुक्रम शुरू करता है, इसलिए डॉक्टर कभी कभी इसे एनाटोमिकल पेसमेकर भी कहते हैं। इसके बाद सिग्नल HIS के बंडल के माध्यम से बंडल शाखाओं के नीचे जैसे पुर्किंजे फाइबर के माध्यम से AV नोड तक जाता है, जिसे नीले सिकुड़ जाता है। फिर विद्युत संकेत अटरिया से होकर गुजरता है, जिससे वे नीले में रक्त जो है पंप करते हैं। नेक्स्ट 139 है। 139 है कि कोलेस्टोकिनीन निम्न में से किसको उत्तेजित करता है? 139 का होगा ई ऑप्शन। तो देखिए कोलिसिस्टोकाइनिन पित्ताशय को उत्तेजित करता है। दाएं यकृत लोब की निचली सतह पर एक पतली दीवार वाली नाशपाती के आकार की थैली होती है, जिसे पित्ताशय कहा जाता है। यह जो है यकृत द्वारा स्रावित पित्त को केंद्रित और संग्रहित करता है। सेक्रेटिन के अलावा जो है ग्रहणी कोलेलिस्टोकिनिन का उत्पादन करती हैं। कोलेलिस्टोकिनिन हार्मोन जो पित्ताशय की थैली के संकुचन को प्रेरित करता है और संग्रहित पित्त के परिवहन की अनुमति देता है। सिक्रेटिन हार्मोन जो है एपिडर्मिडल एपिथेलियल कोशिकाओं, यकृत, कोलेजनोसाइट्स और जो अग्राशयी वाहिनी कोशिकाओं में पानी और इलेक्ट्रोलाइट परिवहन को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट अग्नाशय कहाँ स्थित है? तो सी ऑप्शन, पेट के पीछे। तो देखिए अग्नाशय पेट के पीछे स्थित है। अग्नाशय लगभग 6 इंच लंबा होता है। यह दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। इससे सिर के शरीर और कुछ और पूंछ में डुबाया जाता है। अग्नाशय की दोहरी ग्रंथि कहा जाता है क्योंकि यह जो है एंजाइम का उत्पादन कर सकता है और यह बहिस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य कर सकता है और हार्मोन का उत्पादन कर सकता है, और यह एक जो है अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में कार्य कर सकता है। ठीक है। फिर अग्नाशय एक ग्रंथि है जिसके 2 मुख्य कार्य हैं कि भोजन को पचाने के लिए एंजाइमों का उत्पादन करना, दूसरा है कि रक्त शर्करा नियंत्रण को बनाए रखने में मदद करने के लिए हार्मोन जो है इंसुलिन और ग्लूकागन का उत्पादन करना। ठीक है, ग्लूकोजन को उत्पादन करना। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण कैसे भिन्न होता है? ए ऑप्शन रैखिक रूप से। यदि वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है तो त्वरण जो है रैखिक रूप से भिन्न होता है। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग समय ग्राफ की ढाल त्वरण का मान देता है। वेग परवलयिक रूप से भिन्न होता है जिसका अर्थ है कि v इक्वल टू होता है AT + BT स्क्वायर। वेग को विभेदित करने पर हमें त्वरण का समीकरण प्राप्त होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में किस स्थिति में डोरी में तनाव न्यूनतम होता है? ए ऑप्शन, उच्चतम स्थिति पर। ऊर्ध्वाधर वृत्ताकार गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव जो है क्या होता है? न्यूनतम होता है। क्या होता है? न्यूनतम। उच्चतम बिंदु पर तनाव जो होता है ये होता है mv²/r - mg। ठीक है, क्या होता है? -mg होता है। ठीक, उसके बाद चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो है, जहाँ m बराबर होता है वस्तु का द्रव्यमान, r बराबर होता है विद्युत पथ की त्रिज्या और v बराबर होता है वस्तु का जो वृत्ताकार पथ पर वेग। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 143 कहता है कि भारहीनता का अनुभव करने वाली किसी वस्तु के लिए क्या सत्य है? तो बी ऑप्शन, इसमें जरूरत होता है। भारहीनता का अनुभव करने वाले किसी वस्तु के लिए यह सत्य है कि इसमें जरूरत होता है। वस्तु का भार यानी वस्तु का भार प्रश्न से 0 हो जाएगा। वस्तु का द्रव्यमान शून्य नहीं है, यहाँ पर भारहीनता के कारण प्रभावित त्वरण शून्य है। वस्तु में द्रव्यमान है इसीलिए इसमें हमेशा जरूरत होता है। भार बल शून्य है इसलिए अनुभव किया जाने वाला जो त्वरण शून्य है क्योंकि यह भारहीनता का अनुभव कर रहा है। नेक्स्ट देखिए 144 है। क्वेश्चन नंबर 144 है कि किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन का निम्न में कौन सा है? तो बी ऑप्शन। तो इसमें पदार्थ को ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता है। तो किसी भी पदार्थ के पिघलने के लिए सही कथन है कि इसमें पदार्थ को ऊष्मा की आपूर्ति की आवश्यकता होती है।
पिघलना या वाष्पीकरण जैसी प्रक्रिया में जहाँ अवस्था परिवर्तन होता है तापमान नियत रहता है, केवल वस्तु को ऊष्मा प्रदान की जाती है। पिघलना इस जो है स्थिर तापमान पर ठोस का तरल में रूपांतरण है। यह अवस्था परिवर्तन जो एंडोधर्मिक और पिघलने का तापमान पदार्थ से पदार्थ और दबाव जैसी वायुमंडलीय स्थितियों पर भी भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए 145 है कि यदि समान आयाम के दो पल्सों में से प्रत्येक में 2 जूल ऊर्जा है तो जब वे स्ट्रिंग को पूरी तरह से सीधा बनाते हुए एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे तो सिस्टम की ऊर्जा क्या होगी। 145 का होगा बी ऑप्शन, यानी कितना होगी तो 4 जूल हो जाएगा। तो देखिए ऊर्जा संरक्षित रहेगी उस क्षण ऊर्जा जो हो जाएगा ये होगा 2 + 2 यानी कितना 4 जूल। ठीक है, 4 जूल होगी। किसी वस्तु की कुल ऊर्जा हमेशा संरक्षित रहती है, तरंग ऊर्जा का प्रवाह है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम का एक भाग है जो एक गोलाकार सतह और दूसरी समतल सतह से घिरा है। तो सी ऑप्शन लेंस। तो लेंस एक पारदर्शी अपवर्तक माध्यम का एक भाग है जो 2 गोलाकार सतहों या एक गोलाकार सतह या दूसरी समतल सतह से बंधा होता है। ठीक है, लेंस को 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, अवतल लेंस या अपसारी लेंस। लेंस अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, लेंस जो है अपवर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, अब देखिए उत्तल लेंस में जो है फोकस दूरी धनात्मक और प्रकाशीय क्षमता +d होता है। अवतल लेंस में फोकस दूरी ऋणात्मक, प्रकाशीय क्षमता -d होता है। नेक्स्ट, कमरे के तापमान पर अर्धचालकों में निम्नलिखित में से क्या होने की संभावना है। तो ए ऑप्शन। तो देखिए 147 का होगा ए ऑप्शन, यानी वैलेंस बैंड आंशिक रूप से खाली है और जो है कंडक्शन बैंड आंशिक रूप से भरा हुआ है। तो कमरे के तापमान पर अर्धचालकों में वैलेंस बैंड आंशिक रूप से खाली है और चालन बैंड आंशिक रूप से भरा होता है। अर्धचालकों के बैंड सिद्धांत में कहा गया है कि अर्धचालक पूर्ण शून्य पर इंसुलेटर के रूप में कार्य करते हैं। इंसुलेटर में वैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉनों को चालन बैंड से एक बड़े अंतर से अलग किया जाता है। धातुओं जैसे कंडक्टरों में वैलेंस बैंड चालन बैंड को ओवरलैप करता है। अर्धचालकों में वैलेंस और चालन बैंड के बीच एक छोटा सा अंतर होता है, कहता वह बैंड जिसमें इलेक्ट्रॉन स्वतंत्र रूप से घूमते हैं चालन बैंड के रूप में जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर जो है 148 है कि पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान क्या होता है। तो बी ऑप्शन 90 डिग्री। पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुव पर नति कोण का मान 90 डिग्री होता है। भौगोलिक उत्तरी ध्रुव पर झुकाव का कोण जो है 90 डिग्री है, क्योंकि चुंबकीय सुई पर उत्तरी ध्रुव का आकर्षण बल बहुत मजबूत है और सुई जो है ऊर्ध्वाधर तल में जो है रहती है। उसके बाद है कि चुंबकीय भूमध्य रेखा पर चुंबकीय सुई जो है क्षितिज रूप को इंगित करेगी, अर्थात नति कोण यहाँ पे 0 होगा, चुंबकीय जो है यहाँ पे क्षैतिज रूप को। अब उसके बाद है कि चुंबकीय भूमध्य रेखा से चुंबकीय ध्रुव की ओर बढ़ते हैं और तो उत्तरी गोलार्ध में कोण बढ़ता है, अतः नति कोण अधिकतम होता है। नमन कोण उस कोण के रूप में परिभाषित किया जाता है जो पृथ्वी की चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं द्वारा क्षैतिज के साथ बनता है। इसे जो है मैग्नेटिक डीप के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन कहाँ से उत्पन्न होता है। तो ए ऑप्शन, परमाणुओं के नाभिक के विखंडन से। तो देखिए बीटा विकिरण में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के नाभिक के विखंडन से उत्पन्न होता है। बीटा उत्सर्जन में नाभिक का एक न्यूट्रॉन, एक प्रोटॉन और एक जो है बीटा कण में विघटित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जब 22Ne10 2 अल्फा कणों और एक अज्ञात नाभिक में विघटित होता है तो कौन सा जो है अज्ञात नाभिक बनता है। तो बी ऑप्शन, कार्बन। तो देखिए 22Ne10 में 2 अल्फा कणों और एक अज्ञात नाभिक में विघटित होता है तो जो है कार्बन नाभिक प्राप्त होते हैं। ठीक है, किसी परमाणु के नाभिक को
अल्फा कण के उत्सर्जन पर परमाणु संख्या में 2 अंक की कमी तथा द्रव्यमान संख्या में 4 अंक की कमी होती है। ऐसा परमाणु नीतिक आवर्त सारणी में 2 स्थान जो है पीछे खिसक जाता है। यदि कोई रेडियो सक्रिय नाभिक बीटा कण उत्सर्जित करता है तो परमाणु संख्या 1 अंक बढ़ जाता है तथा द्रव्यमान संख्या जो है अप्रभावित रहती है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ कमेंट करके बताइए यह वीडियो कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।